बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS गाइड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं तैमूर उमर गोंदल और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लाहौर रेजोल्यूशन 1940। लाहौर रेजोल्यूशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हिस्ट्री का, पाकिस्तान मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट था जिस पे मुस्लिम लीग ने एक बड़े पैमाने पर अपनी डिमांड पे प्रेजेंट की सेपरेट होमलैंड की। इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन ये जो एक कह लें कि जो मेन पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, जब एक बड़े पैमाने पर कायद आज़म और पूरी मुस्लिम लीग ने एक डिमांड प्रेजेंट की सेपरेट होमलैंड की, वो लाहौर रेजोल्यूशन था। और ये लाहौर रेजोल्यूशन 1940 इसके 7 साल बाद जो सेपरेट होमलैंड का माइलस्टोन है वो अचीव हुआ। लाहौर रेजोल्यूशन के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो देखते हैं कि इससे पहले सेपरेट होमलैंड की डिमांड्स आती रही है। एक इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सेपरेट स्टेट की डिमांड की, और इसी तरह चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पब्लिश किया और पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और सेपरेट स्टेट का आइडिया भी प्रेजेंट किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कांग्रेस रूल था 1937 टू 1939, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी, ऐसा एटीट्यूड था, ऐसी एट्रोसिटीज़ थी मुसलमानों के साथ कांग्रेस की, जिन्होंने ये मुसलमानों को ये सोचने पे मजबूर किया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर इन अ यूनाइटेड कंट्री। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुसलमानों ने सोचना स्टार्ट किया कि वी हैव टू थिंक फॉर अ सेपरेट स्टेट और सेपरेट होमलैंड, कि हम इस इकट्ठे एक मुल्क में नहीं रह सकते। अगर हम इधर रहेंगे तो ये हिंदू मेजॉरिटी होगी और हम ये इसका जो सिंपली एक मकसद है वो हिंदू राज होगा। तो इस हवाले से और मुसलमानों को जो उस 1937 वाले इलेक्शन में कुछ शिकस्त हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया, कुछ चीज़ें अपनी सेटल की और इस रीऑर्गेनाइजेशन में आगे कि हमने आगे एक अपनी पॉलिटिक्स को किस तरफ लेके जाना है और हमारा पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा, उस हवाले से मुस्लिम लीग की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। और उस बेस पे आगे चल के जो अगले 1939 में ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ख़त्म हुई और नवंबर में, और उसके 3-4 महीने बाद ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये प्रेजेंट की गई। इसी लाहौर रेजोल्यूशन को बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। अगर हम इसमें जाएं लाहौर रेजोल्यूशन में, तो ये जो लाहौर का मुस्लिम लीग का एनुअल फंक्शन था वो 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ। और इसमें जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट की वो मौलवी फजलुल हक ने प्रेजेंट की, पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। ये रेजोल्यूशन 24 मार्च को अप्रूव हुई थी और प्रेजेंट चौधरी मौलवी फजलुल हक ने की और इसको चौधरी खलीकुज़्ज़मान और कुछ दूसरे लीडर्स ने एंडोर्स किया, सेकंड किया। किस किस ने कहाँ से सेकंड किया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो MCQs पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फिलहाल हम देखते हैं कि इसी मौके पर जो कायद आज़म ने कहा था कि एक इस इंडियन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए मुसलमानों और हिंदुओं का जो आपस का रहन सहन है या जिस तरह एटीट्यूड है, एक दूसरे से डिफरेंसेस है, उसकी बुनियाद पे जो इंडिया का कॉन्टिनेंट है उसकी एक पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हुए कायद आज़म ने फरमाया था, इंडियन प्रॉब्लम इज़ नॉट कम्यूनल बट इंटरनेशनल। कि इसे सिर्फ कम्यूनल प्रॉब्लम ना समझा जाए, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन वर्क विदाउट रिकग्नाइजिंग दिस रियलिटी। Muslims of India will not accept a constitution that establishes a government of the Hindu majority on them. If Hindus and Muslims are placed under one democratic system, this would mean Hindu Raj. तो पहले मैंने बताया कि हिंदू राज एक इस्टेब्लिश हो जाता अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम या एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से इलेक्शन होते और उस बेस पे ये दोनों नेशंस चलती रहती। इसी हिंदू राज में जो है आगे जो मेन कांग्रेस का फोकल पॉइंट था, कांग्रेस एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, इनफैक्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी जो कि जिसका मुकम्मल कंट्रोल हो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स पे। वो एक फेडरेशन नहीं बल्कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट चाहती थी। तो ये चीज़ें थी, कायद आज़म ने क्लियर कट अल्फाज में ये चीज़ें बताएं कि ये प्रॉब्लम है, हिंदू राज इस्टेब्लिश होगा इधर और ये
सिर्फ इसको एक एज अ कम्युनल प्रॉब्लम ना लिया जाए, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को अपने जो है हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम टू नेशन थ्योरी, इसको कायद आज़म ने एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के तौर पे प्रेजेंट किया। कायद आज़म ने अपने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है लाहौर रेजोल्यूशन, उसमें कायद आज़म ने कहा जो डिफरेंसेस हैं, जो टू नेशन थ्योरी है, वो प्रेजेंट करते हुए कहा कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म आर नॉट रिलीजन्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड but are in fact different and distinct social orders. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, literatures. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. तो कहते हैं हमने एक जो डिफरेंसेस थे सारे सोशल पोलिटिकल रिलीजियस सारे, वो इस एक अपनी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें बयान किए और बताया कि ये जस्ट इनको एज अ रिलीजन ना लिया जाए, एज अ कम्युनिटी ना लिया जाए, इनका टोटल आउटलुक ऑफ लाइफ ऑन लाइफ सब कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट इनके एस्पेक्ट्स हैं, सोशल कस्टम्स डिफरेंट हैं, रिलीजियस फंक्शंस डिफरेंट हैं, लिटरेचर डिफरेंस है, इनके हीरोज़ अलग अलग हैं। ये सारी चीज़ें कायद आज़म ने अपने इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में डिस्कस की। और जो लाहौर रेजोल्यूशन मौलवी फजल हक ने प्रेजेंट की, उसके मेन पॉइंट्स जो मेन फीचर्स थे वो हम अगर डिस्कस करें जो इसमें, तो वो देखते हैं कि इस रेजोल्यूशन में एक डिसाइड किया गया कि जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ना मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान, एनी आइनी प्लान जो वो मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो उनकी अप्रूवल और मर्ज़ी के बगैर या उनकी मंशा के बगैर बनाया जाएगा। और साथ यहाँ पे जो मेन पॉइंट था इस रेजोल्यूशन का वो ये था कि एडजेसेंट यूनिट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी एज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट should be constituted as independent states where the constituent units will be autonomous and sovereign। अब ईस्ट में क्या था, ईस्ट में बांग्लादेश था और ये नॉर्थ वेस्ट जो अभी पाकिस्तान है, ये इसका आइडिया था। तो ये एक आइडिया प्रेजेंट किया गया कि इनको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमस और सॉवरेन यूनिट्स बना दिया जाए। ये मेन पॉइंट्स था उधर इस लाहौर रेजोल्यूशन का। यही पॉइंट जो है इसकी बेस पे इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। ये हम आगे जाके देखते हैं कि किसने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनाने वाला कौन था। साथ ही ये एक चीज़ बयान की गई कि प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़ वुड बी गिवन प्रायोरिटी, कि जो मिनॉरिटी है उसके प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होनी चाहिए। जबकि इसके अगर बैकग्राउंड में जाए, जो कांग्रेस रूल था उसमें मिनॉरिटीज़ के साथ जो एटीट्यूड रखा गया, जो एट्रोसिटीज़ थी कांग्रेस की, वो सारी अगर उसको देखा जाए, उसको डिस्कस किया जाए, तो उसी बेस पे, या अगर मुस्लिम लीग का देखा जाए तो मुस्लिम लीग का तो ये पहले दिन से था कि मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन हो, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो। और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो एक मुस्लिम लीग ने अपनी, बल्कि मुस्लिम लीग बनने से पहले भी शिमला डेपुटेशन ने अपने जो डिमांड्स थी उनमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। और वही डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट मिनॉरिटीज़ के लिए और मिनॉरिटी राइट्स के को डिफेंड करने के लिए मुस्लिम लीग हमेशा अपने एजेंडे में इस चीज़ को शामिल रखा मुस्लिम लीग ने, और इसको लेकर चली। तो यहाँ भी लाहौर रेजोल्यूशन में भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया गया, बल्कि इसको लाइमलाइट में रखा गया। मेन चीज़ इसमें हमारा थर्ड पॉइंट था कि जो सेपरेट स्टेट हो, सेपरेट होमलैंड हो, नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में, यहाँ पे जो भी एरियाज़ हैं उनको सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए जो है, और वो ऑटोनॉमस हो और सॉवरेन हो। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स था इसको बाद में तब्दील कर दिया गया था, स्टेट्स की जगह वर्ड स्टेट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स था, यहाँ पे 2 स्टेट्स डिस्कस किए गए थे 1940 में, लेकिन 1946 में इसको इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जगह स्टेट कर दिया गया था। अब देखें अगर इसमें मुसलमानों का इसमें रिएक्शन क्या था, दोनों कम्युनिटीज़ का, मुसलमानों का और हिंदुओं का, या हिंदुओं के साथ कांग्रेस का भी एक इकट्ठे था। तो इसमें हम देखते हैं मुसलमानों ने तो इस पर अमेज़मेंट और का एक हैरानी का इज़हार किया और उम्मीद की, मुसलमानों को उम्मीद हुई कि इससे हमें एक बेटर फ्यूचर मिलने वाला है।
इस लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मुसलमान इस चीज़ पे कायल हो गए, कन्विंस हो गए कि इंडियन जो प्रॉब्लम है उसका इससे बेहतर और कोई सब पर इसका सलूशन ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि इसको दो डिवाइड कर दिया जाए कंट्री को, दो स्टेट्स में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये एक मुसलमानों का आगे इसके बाद जो एजेंडा बना, मुसलमानों का एक नारा बना 1940 के बाद, लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, वो यही था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। यही चीज़ चलती रही और मुसलमानों ने इस चीज़ को, मुस्लिम लीग ने अपनी पॉलिसी में शामिल रखा और मुसलमानों का सिर्फ ये एक ही एजेंडा था जो मुस्लिम लीग के फॉलोअर थे या इसके अलावा भी वो सेपरेट स्टेट को की ही डिमांड को लेकर चले। इसकी वजह से लाहौर रेजोल्यूशन के बाद इसकी डिमांड्स को देखते हुए जो मुसलमान हैं कॉन्टिनेंट के, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, वो सब यूनाइट हो गए क़ायद आज़म की लीडरशिप में, उसकी क़यादत के अंदर। और यूनाइट होने के बाद उन्होंने इन डिमांड्स को अचीव करने के लिए लाहौर रेजोल्यूशन में इस करारदाद को पूरा करने के लिए क़ायद आज़म का साथ देने का फ़ैसला किया और यूनाइटेड हो गए, मुत्तहिद हो गए और मुत्तहिद हो के इस माइलस्टोन को अचीव करने का फ़ैसला किया। अगर हिंदुओं का रिएक्शन देखा जाए तो वो एक हॉस्टाइल रिएक्शन था हिंदुओं का। जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने भी इसको कंडेम्ड किया और इसे पार्टीशन को कहा कि ये विविसेक्शन ऑफ मदर इंडिया के, जो हमारी धरती माता है उसको उसके टुकड़े करने के बराबर है। अगर हिंदू लीडर्स को देखा जाए तो उन्होंने हर जगह पे जो है एक इमोशनल और रिलीजियस कलर देने की कोशिश की। कभी विविसेक्शन ऑफ डाइसेक्शन ऑफ काओ मदर, कभी वो हर जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा होता था, जिस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल में उन्होंने वो डाइसेक्शन ऑफ काओ मदर और वो एक आइडिया वो प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे विविसेक्शन ऑफ मदर इंडिया कि एक इमोशनल इसको कलर दे के इसको इमोशनल रंग देते हैं। और इमोशनल अगर देखा जाए जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है या पाकिस्तान है, यहाँ को देखा जाए तो यहाँ दोनों साइड पे जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोग हैं, वो इमोशनल है, ज़्यादा इमोशनल है। तो वो इमोशंस का फ़ायदा उठाना, इमोशंस को देख कर चलना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी में रखी। और जहाँ भी मौका मिला लोगों के इमोशंस को उभारने का, उनके जज्बात को उभारने का और उनको जज्बाती तौर पर किसी चीज़ की तरफ लेकर आने का, तो जो कांग्रेस है उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और इस इमोशनल एलिमेंट को अपनी पॉलिटिक्स में शामिल रखा। यहाँ भी ये चीज़ थी। गांधी ने इसे एक मॉरल रॉन्ग कहा और जो हिंदू प्रेस थी वो अग्रेसिव प्रोपेगेंडा लेके आगे बढ़ी और उन्होंने एक इंतहाई अग्रेसिव प्रोपेगेंडा प्रेजेंट किया अपने एडिटोरियल में, आर्टिकल्स में और जो है फ्रंट पेज न्यूज़पेपर या हर जगह पे उन्होंने एक इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना शो किया कि ये एक गलत चीज़ है और मुस्लिम लीग की पॉलिसी गलत है। उसको गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा जारी रखा। ये था दोनों कम्युनिटीज़ का रिएक्शन। अगर ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज़ के हवाले से इसमें देखा जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्रेजेंट की एक फजलुल हक ने, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने प्रेजेंट की और सेकंड किसने की। सेकंड पंजाब से की मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। अब ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि एक लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय डैश एंड सेकंडेड बाय डैश फ्राम पंजाब या फ्राम सिंध फ्राम KPK या दो अलग, सेकंडेड बाय पंजाब फ्राम बाई एंड डैश आगे सिंध का आ जाएगा। दो, ये कोई भी किसी का दो का कंपैरिजन देगा या कोई ऐसा, तो इसको ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने सेकंड किया, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने, KPK से सरदार औरंगज़ेब ने, बलूचिस्तान से काजी ईसा ने। ये जो काजी ईसा हैं ये आपका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उनके वालिद हैं। काजी फ़ायज़ ईसा काजी ईसा के बेटे हैं, जो कि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन में काजी ईसा क़ायद आज़म के बड़े करीबी साथी थे। अच्छा, इसके बाद यूपी से चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान ने इसे सेकंड किया, बॉम्बे से आई चंद्रीगढ़ ने और बिहार से नवाब इस्माइल ने। ये उर्दू में पहले लिखी गई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। और इसका नाम, चूँकि ये लाहौर रेजोल्यूशन था, एक मुस्लिम लीग का एनुअल फंक्शन था लाहौर में मिंटो पार्क में, जो
जहाँ पे अभी मीनार पाकिस्तान है। तो इसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया अमजदी बेगम ने, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम थी। उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। अब अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए लाहौर रेजोल्यूशन की, तो ये एक लैंडमार्क है जो मुसलमान हैं इंडिया के, उनके हिस्ट्री के लिए ये एक लैंडमार्क पोजीशन रखता है। इसने उनको इसके बेस पे जो इसको बुनियाद बना के और इसमें जो उन्होंने एक डिमांड पेश की, उसको अपना एजेंडा का हिस्सा बना के मुसलमानों ने अपने फ्यूचर जो था सब कॉन्टिनेंट का उसको डिफ़ाइन किया। और इसी लाहौर रेजोल्यूशन ने फ्यूचर प्लान दिया, जो मुसलमानों की स्ट्रगल थी उनको एक फ्यूचर प्लान दिया कि वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बना सकें, इंडिपेंडेंट होमलैंड बना सकें। जो स्टेट्स था वर्ड, जो पहले मैंने डिस्कस किया कि वो जो फोर्थ पॉइंट था, जो थर्ड पॉइंट था हमारा इसमें रेजोल्यूशन में हमने डिस्कस किया कि एडजेसेंट यूनिट्स वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी एज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स विल बी ऑटोनॉमस एंड सॉवरेन। वहाँ पे स्टेट्स की जगह स्टेट कर दिया गया 1946 में, इसको सिर्फ एक ही स्टेट का नाम दे दिया गया। देयर वाज नो यूज़ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान बट पाकिस्तान वाज कर्नल ऑफ द रेजोल्यूशन, कि पाकिस्तान का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इस रेजोल्यूशन का जो मेन पॉइंट था, फोकल पॉइंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो पाकिस्तान ही था। और जिस तरह मैंने पिछले चीज़ में बताया कि इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर अमजदी बेगम ने दिया था। तो ये चीज़ थी हमारा लाहौर रेजोल्यूशन। इसमें हमने डिस्कस किया कि लाहौर रेजोल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था, कब प्रेजेंट हुई, किसने प्रेजेंट की, किसने सेकंड की, और इसकी तरफ रिएक्शन कैसा था मुसलमानों का या हिंदुओं का, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। और इसके हमने बीच में जो मेन पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, वो भी डिस्कस किए। तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपका जो टॉपिक है लाहौर रेजोल्यूशन वाला, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला, वो इन चीज़ों से कवर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक होगा उसके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और इसमें आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस में पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक आप चाहते हो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी वीडियो बना दूँगा। मज़ीद आपका अगर कोई और टॉपिक कोई रह गया हो इन वीडियोज़ में तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।